नमस्कार साथियों। मेरे साथी हैं, उनका कमेंट आया था कि सर डीआरडीओ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो लोग मांगेंगे और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मुझे भी ये लगा कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर वीडियो बननी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट नोटिफिकेशन नहीं पढ़ता है। इवन मैंने भी नहीं पढ़ा था, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नोटिफिकेशन पढ़ा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑप्शन में जाके मैंने पूरा हर एक चीज़ पढ़ा है। जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पहले यहाँ लिखा है और कुछ चीज़ें मैं इसमें से भी आपको देख के बताऊँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट नंबर सेप्टेम्बर 11 ये था, इसका क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी था 1 जनवरी 2026। तो जहाँ भी अब क्रूशियल डेट आएगा उसको मैं 1 जनवरी 2026 बोलूँगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में सबसे पहले नंबर पर ये क्रूशियल डेट लिखी है कि 1 जनवरी 2026 तक अगर आपका सारी चीज़ें उससे पहले वाली हैं तो आपकी सारी चीज़ें वैलिड मानी जाएंगी। ठीक है, मैं अपना जो डीबी का प्रोसेस है वो आपको बताना शुरू करता हूँ। मेरा ये फ़र्ज़ था कि पहले आप क्रूशियल डेट बता दी जाए, जो कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है। सबसे पहले डीबी प्रोसेस में जो होगा उसमें लिखा है, उस नोटिफिकेशन में मैं उस नोटिफिकेशन के वर्ड हैं उनको पढ़ के आपको समझाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट मीन्स अगर आप नॉमिनेट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ही आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट विल बी डन बाय कंसर्न्ड डीआरडीओ लैब एस्टेब्लिशमेंट यूनिट प्रायर टू इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि आपका डीबी उस लैब या डीआरडीओ की उस लैब एस्टेब्लिशमेंट या यूनिट में होगा जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर से पहले आपको वहाँ पर जाना होगा। उस लैब में आपका डीबी होगा। प्रायर टू इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने से पहले जो आपको लैब मिली है उस लैब में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब आप पहुंच चुके हैं डीबी कराने के लिए। ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस, आपको वहाँ पर जाकर ये सब चीज़ें उनके सामने रखनी है, डीबी के ऑफिसर के सामने। क्या क्या? ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको रखने हैं उनके सामने। इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का मतलब है जो फॉर्मेट डीआरडीओ ने नोटिफिकेशन में अटैच किया है उस फॉर्मेट में आपको जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रस्तुत करने हैं। एज एप्लीकेबल मेंशन्ड इन सेक्शन 5.6, सेक्शन 5.6 में सारे सब कुछ मेंशन है कि कौन सी चीज़ किस फॉर्मेट में होगी। सारे फॉर्मेट भी नोटिफिकेशन में अवेलेबल थे, तो ये भी आपको कंफर्म आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अलॉन्ग विथ 2 सेट। अब आप जब डीवी के लिए जाएंगे तो अलॉन्ग विथ 2 सेट, आपको 2 सेट बना के लेके जाने हैं ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज इंडिकेटेड बिलो। मतलब नीचे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनके 2 सेट आपको जेरॉक्स कॉपी बना के लेके जानी है, सेल्फ अटेस्ट करके। जैसे 10th की मार्कशीट है तो उसका जेरॉक्स करके या उसका फोटोकॉपी निकलवा के उस पर अपना सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। और इस प्रकार से आपको 2 सेट बना के लेके जाने हैं। ठीक है, ये है। अब सेट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उन्होंने ये नीचे दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 सबसे पहले है 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ है तो वो सेम, अगर मार्कशीट अलग है सर्टिफिकेट अलग है तो वो दोनों का फोटोकॉपी होना चाहिए, और वो भी 2 नंबर 2 सेट बनाना है।
किसके लिए ये मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए मांग रहे हैं, और द कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट का नेम जो है वो हाई स्कूल मार्कशीट में क्या है और आपने फॉर्म में क्या भरा है वो सही मैच होना चाहिए। आपका नहीं, आपके फादर का भी। एंड फादर नेम, मदर नेम मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन भरते टाइम फॉर्म में जो भरा है आपका नेम वो एग्जैक्ट हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट में उसका नाम जो है वो एज इट इज़ होना चाहिए। आपके फादर का नाम भी वहाँ एज इट इज़ होना चाहिए, मदर का नाम भी वहाँ एज इट इज़ होना चाहिए। तो इन तीन चीज़ों के, 4 चीज़ों के प्रूफ के लिए वो हाई स्कूल की मार्कशीट को मांग रहे हैं, मीन्स 10th मार्कशीट को। एक है DOB, एक है फादर नेम, मदर नेम एंड आपका नेम। ये सारी चीज़ें जो आपने फॉर्म में भरी हैं वो 10th की मार्कशीट से हूबहू मैच करनी चाहिए। समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मीन्स आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिस बेस पे आप सिलेक्ट हुए हैं, मीन्स आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में तो वो लेके जाना है, आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है, सिविल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, IT में है, जिसमें भी आपका डिप्लोमा है और जिस सीट के लिए आपको चुना गया है वो आपको डिप्लोमा वहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रूफ के तौर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप जो पॉजिटिव, मीन्स आपके पास जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एज ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स 1 जनवरी 2026 से पहले आपने जो फॉर्म भरा है उसमें जो आपने क्वालिफिकेशन भरी है उसका रिजल्ट 1 जनवरी 2026 से पहले आ गया हो तभी आपको कंसीडर किया जाएगा, वरना आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा के बेस पर भर दिया है और आपका जो है वो 1 महीना या 2 महीना रिजल्ट का बचा है, अगर रिजल्ट नहीं आया 1 जनवरी 2026 से पहले तो फिर आपको किसी भी तरीके से आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्रूशियल डेट से पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो, आप वो रिजल्ट को अपलोड भी करना है और DB में आपको लेके भी जाना है। ठीक है। अगर उन्होंने आगे बोला है, अगर बच्चा फीलिंग विथ विच द कैंडिडेचर ऑफ सच स्टूडेंट विल बी कैंसल्ड, अगर आप उस समय DB के समय आप जो है अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है या जो रिजल्ट है वो आप अगर DB के टाइम पर उपलब्ध नहीं करा पाए तो आपको उधर ही आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके। नंबर 3 क्या है? SC/ST सर्टिफिकेट। आपका जो SC/ST का सर्टिफिकेट है शुड बी इशूड बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। उन्होंने DRDO ने अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्मेट अपलोड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक वैकेंसी में सेम फॉर्मेट होता है। ऐसा ही सेम चीज़ OBC सर्टिफिकेट के लिए भी है कि यहाँ पर एनेक्सर 2 जो है वो एनेक्सर 2 वेबसाइट में ऑलरेडी नोटिफिकेशन में ऐड किया हुआ है। एनेक्सर 2 है OBC वालों के बच्चों के लिए कि वो उस फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के और अपलोड करना है और DB के टाइम पर वो ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है। चौथे नंबर है PWBD सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर्मेट इन एप्लीकेबल। अगर आप PW वाले कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो सर्टिफिकेट है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन में से निकाल के आप बनवा सकते हैं और पहले से भी सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट पर ये उपलब्ध रहता है तो आप पहले बनवा के इसको रख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं 5वें नंबर पर। EWS सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप EWS से फॉर्म भरा है आपने तो आपके पास जो है
वो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट आपको उधर जो है वो दिखाना पड़ेगा। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द फॉर्मेट एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 में वो फॉर्मेट है, सब जगह सेम फॉर्मेट है, स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी EWS का फॉर्मेट सेम है। तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो क्रूशियल डेट तक वैलिड होना चाहिए बस। क्रूशियल डेट के बाद वो एक्सपायर भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रूशियल डेट तक वो वैलिड होना चाहिए। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? कैंडिडेट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, PSU या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली ड्यूली इन्फॉर्मिंग देयर एम्प्लॉयर एंड ऑब्टेन NOC थ्रू प्रॉपर चैनल। ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप कोई जॉब करते हैं पहले से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, PSU हो या फिर ऑटोनॉमस कोई भी हो, अगर आप DRDO का फॉर्म भर रहे हैं तो पहले उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, और आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आपको इन्फॉर्म करना है कि मैं इस जॉब में हूँ। और बाद में जब DV होगा तो आपको NOC सबमिट करनी ही पड़ेगी। बिना NOC के आपको कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात ये कह रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नोटिफिकेशन के वर्ड हैं, मैंने बस लिख लिया है क्योंकि नोटिफिकेशन मोबाइल में जूम कर करके देखना दिक्कत होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल, NOC थ्रू प्रॉपर चैनल बननी चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस NOC एज पर एनेक्सर 11 फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। आप वर्तमान में जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर NOC मस्ट है, NOC चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर ड्यूरिंग DV इफ फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड, अगर आप NOC सबमिट नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको मान लीजिए DV के टाइम तक NOC नहीं बन पाया तो ऐसे नहीं है कि आपको तुरंत कैंडिडेचर कैंसिल करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, 15 दिन 20 दिन, जितना आपको टाइम लगेगा उतना आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि आप जाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन से NOC की डिमांड कीजिए और वो NOC देंगे। अगर आपने उनको इन्फॉर्म किया है तो वो NOC पक्का देंगे, जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें NOC दो। अगर NOC नहीं दिया उन्होंने तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। साथियों, अब हम जो है थोड़ा सा मोबाइल से पढ़ के आपको बता रहे हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। नोट करके इसमें लिखा है DV के कॉलम में, कैंडिडेट्स शुड नोट दैट इन केस ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड बाय DRDO फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपका कहीं से जो एम्प्लॉयर है वो DRDO से कम्युनिकेट करते हैं विद होल्डिंग परमिशन टू द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन shortlisted for document verification or at the time of implement या appointment, their application or candidature will be liable to be rejected or cancelled। समझ गए ना आप लोग? हिंदी में समझाता हूँ। Candidates should note that, कैंडिडेट को ये समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन रिसीव्ड बाय DRDO कम्युनिकेशन करेगा आपके एम्प्लॉयर के साथ, और परमिशन आपने ली थी या नहीं, परमिशन टू द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर और अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन की परमिशन वहाँ से ली थी या फिर नहीं ली थी,
शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप एग्ज़ाम भी दे दिए हैं और डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हो गए हैं, और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाने के बाद एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देयर एप्लीकेशन कैंडिडेचर विल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड और कैंसिल्ड। मीन्स अगर कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आती है डीआरडीओ को, तो अपॉइंटमेंट होने के बाद भी वो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकते हैं। ये उनका राइट है, उन्होंने नोट करके ये लिखा है, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक्स सर्विसमैन का है। ठीक है, इसके बाद नोट करके एक और लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। जो सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स आपके डीवी के टाइम पर अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए, अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है ओरिजिनल, तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, अब और देखते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC, NCL, नॉन क्रीमी लेयर और EWS should submit a copy of category certificate which should be issued by competent authority and valid as on the crucial date of eligibility। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। It is retreated that after scrutiny of certificates या documents of educational qualification, caste, category, etc., if any claim made in the application is not subsistence by certificates documents at the time of document verification, candidature will be cancelled। आपके अगर डॉक्यूमेंट में स्क्रूटनी में आपने कुछ अलग है और इसमें कुछ अलग क्लेम कर रखा है, तो फिर आपके जो है वो कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी क्या है, एक बार पढ़ के बता देते हैं। 4.6 नंबर पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ऑप्शन ए नंबर पे है, कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर Tier 1 एंड Tier 2 एग्जामिनेशन विदाउट स्क्रूटनी ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। मीन्स Tier 1 और Tier 2 आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। आपने कुछ भी गलत भर रखा हो, आपका नाम गलत हो, पिताजी का नाम गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, कुछ भी हो, पहला और दूसरा पेपर आपको देने दिया जाएगा। ठीक है, Therefore, candidates are advised to ensure that they meet all eligibility criteria to avoid rejection at later stage of selection process। अगर आपको लास्ट में जाके बाहर नहीं होना है वैकेंसी से, तो आप पहले ही अपना सब कुछ क्लियर करके रखें, ताकि बाद में आफ्टर बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद लास्ट में आपको अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो बहुत ख़राब लगता है। Candidates and hence required to upload all necessary documents during submission of online application। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा होगा तब आपको जो है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं स्कैन कॉपी में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बी नंबर पे है, कैंडिडेट्स हु आर फाउंड एलिजिबल एज पर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर Tier 2 मेरिट। Tier 2 मेरिट, देखिए आप Tier 2 की मेरिट मतलब एक फाइनल रिजल्ट, तभी उनको फाउंड एलिजिबल, जो बच्चे एलिजिबल होंगे केवल उन्हीं को Tier 2 की कट ऑफ में लिया जाएगा, मींस फाइनल सिलेक्शन में लिया जाएगा। सी पर कह रहा है, इट मे बी नोटेड दैट प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी विल बी डन बाय सेप्टम। मतलब CBT 2 एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले जो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी विल बी डन बाय सेप्टम के द्वारा जो स्क्रूटनी की जाएगी एज पर मेरिट,
till sufficient number of candidates are available for nominations। अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो कट ऑफ पार कर लेते हैं तो उनको जो है मौका दे दिया जाएगा। ठीक है। इट इज़ रिट्रीटेड दैट प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी विल नॉट बी डन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ये एक अच्छी चीज़ कह रहा है कि जो बच्चे कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे केवल उन्हीं बच्चों की प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी की जाएगी, सारे बच्चों की प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। जितनी सीटें हैं उनको एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर उतने मिल रहे हैं तो वो केवल उन्हीं बच्चों की एलिजिबिलिटी को, उन्हीं बच्चों के प्रिलिमिनरी जो उनके डॉक्यूमेंट है उन्हीं को स्क्रूटनाइज करेंगे, बाकी किसी के स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। डी नंबर पे कह रहा है इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट सेप्टम मे चूज टू स्क्रूटनाइज डॉक्यूमेंट्स ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स एज पर रिक्वायरमेंट। मीन्स इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट may choose to scrutinize document of additional candidates as per requirement। मीन्स अगर किसी बच्चे ने जो डायरेक्ट फाइनल सेलेक्ट हो चुका है लेकिन वो जॉब ज्वाइन नहीं किया तो हम दूसरे बच्चे को स्क्रूटनाइज करेंगे, उससे जो मेरिट में जो उससे नीचे है जस्ट उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे और उसको हम मौका देंगे। ई नंबर पे है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस अनाउंसमेंट्स अपीयरिंग इन DRDO वेबसाइट पर्टेनिंग टू आउटकम ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी इन DRDO वेबसाइट। बच्चों से ये कहा जा रहा है कि वो इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर इंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं किया गया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो साथियों ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। आपको लगभग पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, किस प्रकार से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको रेडी करके रखने हैं। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, इसके बाद अगर आपने डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट और 3 साल की मार्कशीट, जितने भी अगर आपका ईयरली होता है तो ईयरली मार्कशीट, अगर आपका सेमेस्टर होता है तो सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट, और आपके जो बहुत सारे जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका जो जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल सबको 2 सेट बनाने हैं जेरोक्स के और उनको खुद से साइन करना है, मीन्स सेल्फ अटेस्ट करना है। तो इस प्रकार आपका जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरा होगा। अगर आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स DV के टाइम पर प्रोड्यूस नहीं किए तो वो आपको एक और चांस देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो ये बोलेंगे कि आपको मैं 15 दिन या 30 दिन का मौका देता हूँ, आप ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास भेजिए, हम इसको चेक करेंगे, अगर सही होगा तो हम आपको ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। ये सब डिपेंड करता है आपके लैब के ऊपर, आपको कौन सी लैब मिली है। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।